Okay, I think there is no other doubt. Let's start with Dhru's doubt first. आपने बच्चे पूछा अबाउट फाइलोड और क्लेडोफिल. किन किन के बारे में पूछा है? फाइलोड, क्लेडोफिल एंड क्लेडोड के बारे में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू अंडरस्टैंड कौन से सेक्शन की मॉडिफिकेशन है? रूट, स्टेम और लीफ. उसी में कंफ्यूजन होता है. ओके, डोंट वरी. अगर आपको कंफ्यूजन है तो सबसे पहले दिस इज द स्टेम मॉडिफिकेशन. स्टेम मॉडिफिकेशन में भी हमने कैटेगरीज देखे थे ना, स्टेम का अंडरग्राउंड, सब एरियल एंड एरियल. तो स्टेम मॉडिफिकेशन में एरियल मॉडिफिकेशन होता है. अब एरियल मॉडिफिकेशन में वन बाय वन सारी टर्मिनोलॉजीज देखते हैं. जैसे कि पहला है, योर फर्स्ट वन इज फाइलॉड. अभी जो फाइलॉड कंडीशन है इसमें क्या हो रहा है एग्जैक्टली? फाइलॉड के केस में मोस्टली ये स्टेम मॉडिफिकेशन प्लस लीफ को जब अगर इन्वॉल्व किया जा रहा है उस मॉडिफिकेशन में, उनको थिक बनाया जा रहा है. साथ ही साथ जो लीफ और स्टेम होते हैं वो प्रॉपरली मर्ज मींस वो उनमें डिफरेंशिएशन नहीं रह पाता. और कोई भी अगर डिफरेंशिएशन नहीं मिल पाता तो जो लीफ का पीटियोल सेक्शन है, लीफ का पीटियोल इन द सेंस हाउ वी विल ड्रॉ इट, दिस इज योर लीफ, उसका ये पीटियोल पार्ट, अगर ये सेक्शन है, दिस पार्ट, ये स्वोलन हो जाता है. ये स्वोलन होके जो नोड्यूलर रीजन है, जो जिस स्टेम से ये कनेक्टेड है, उसके नोड्यूलर रीजन वो एरिया को भी लिटिल स्वोलन कर देता है. तो अगर ऐसी कंडीशन हो गई तो उस चीज को हम बोलेंगे फाइलॉड. पहला ये चीज. तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसका है? यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है पीटियोल का. हम तो ये लीफ का मॉडिफिकेशन हो गया. यस, आप उसे लीफ मॉडिफिकेशन में भी काउंट कर सकते हो, प्लस स्टेम मॉडिफिकेशन में भी काउंट कर सकते हो. मेजरली क्योंकि इसमें यहाँ पे पीटियोल का मेन मॉडिफिकेशन काउंट किया जा रहा है, तो डोमिनेंटली एज पर योर बुक ऑल्सो आप लीफ में से काउंट करोगे. दूसरी चीज हो गई क्लेडोफिल. क्लेडोफिल अगर आपको याद आ रहा है जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि मोस्टली जो स्टेम होता है वो ग्रीन होगा. दे विल बी ग्रीन, फ्लैटेंड और मे बी सिलेंड्रिकल. दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर उनका हो सकता है. थिक होगा, प्लस साथ ही साथ क्या होगा, वाटर एंड फूड स्टोर करेगा. एंड ड्राई एरिया में या जीरोफिटिक कंडीशन में इस टाइप के प्लांट्स का मॉडिफिकेशन होता है. तो अगर ऐसी चीज हो रही है तो उस चीज को हम बोलते हैं क्लेडोफिल. अभी क्लेडोफिल का मेजर एग्जाम्पल पंचिया एंड यूफोर्बिया है ना. यस, यूफोर्बिया भी आप बोल सकते हो. दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स जो क्लेडोफिल के हैं. अब क्लेडोफिल में यानी नॉर्मली स्टेम का ग्रीन होना, यहाँ पे लीव्स भी रिड्यूस हो जाते हैं. क्लेडोफिल के केस में वो रेगुलर लीव्स नहीं रहते, वो स्पाइन या थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं. दूसरी चीज, मेन फोटोसिंथेटिक, अब ग्रीन बोला है तो फोटोसिंथेटिक फंक्शंस जो होगा दैट विल बी डन बाय स्टेम ओनली. दूसरी चीज, ये ड्राई एरिया में जो प्लांट्स हैं वो अपने मॉडिफिकेशंस को वैसा रखते हैं. रीजन, उनका सरफेस एरिया उनको कम करना है, प्लस उनको अपना फंक्शनल पार्ट और मेन ट्रांसपोर्टेशन पार्ट कॉमन रखना है. वो एक काम कहीं और दूसरा काम कहीं और नहीं अफोर्ड कर सकते. रीजन, उनके पास वाटर और मे बी आसपास का जो न्यूट्रिशन है वो बहुत लिमिटेड होता है, और लिमिटेड होने की वजह से वो रिजर्व करना पड़ता है. दैट्स व्हाई उनका सारा काम एक ही जगह पे होता है. सो स्टेम का मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं. दैट इज द ओनली कॉमन पॉइंट जो रूट से भी कनेक्टेड है प्रॉपरली. मेन स्टेम ही है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवाता है. इट इज द मेन चैनलिंग यूनिट. सो बेटर है उसी को आप ग्रीन फोटोसिंथेटिकली एक्टिव कर दो. दैट इज द मेन थिंग. उसके बाद आपका थर्ड वन इज क्लेडोड. ओके, अच्छा एक और चीज, क्लेडोफिल को आप फाइलोक्लैड भी बोल सकते हो. सो आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन रिमेम्बर, जब हमने पढ़ा था तो फाइलोक्लैड एंड क्लेडोफिल को हमने ऑलमोस्ट कॉमन ही कंसिडर करवाया था. देन नेक्स्ट इज क्लेडोड. क्लेडोड जो है इट इज वेरी सिमिलर टू फाइलोक्लैड और क्लेडोफिल. It is very similar, but
एक ही डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे नोड्स एंड इंटरनोड्स की कोई काउंट नहीं। सेम वही रूट का, सॉरी, स्टेम का थिकनिंग, उनका फ्लैटेंड होना, उनका ग्रीन होना, ये सब कुछ यहाँ पे होगा। बस एक ही डिफरेंस रहेगा, देयर विल बी ओनली वन इंटरनोड। अगर वन इंटरनोड है देन हाउ मेनी? टू नोड्स। टू नोड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। यस तो यस। अगर जो भी काउंटेबल है, यानी टू नोड्स तक जो भी काउंटेबल है, उनको हम क्लेडोड बोलते हैं। उसके अलावा उसके ऊपर जितने भी बाकी मॉडिफिकेशंस हो गए, दे विल बी फाइलोक्लेड। दैट इज द मेन डिफरेंस। इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो डज एनीवन नो बुचर्स ब्रूम? रस्कस जो बोलते हैं, अगर ये नहीं सुना होगा तो ये वर्ड तो जरूर सुना होगा। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। और मे बी उससे भी ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है एस्पेरेगस। ये तो सुना है, पीपल कंज्यूम इट, यूज इट इन यस यस। सैलेड, या सब्जियां बनती हैं, सूप बनता है, बहुत कुछ बनता है एस्पेरेगस का। सो दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स। अब एक चीज, एक हिंट मुझे देना है, क्योंकि आप सारे बच्चे ये भी कर रहे हो, बोर्ड बोर्ड का भी आपको पैरेलली थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। एक डिफरेंस है आपके बोर्ड के इसमें, जो फाइलोक्लेड है, फाइलोक्लेड और क्लेडोफिल, जिसको मैंने अभी बताया कि हम सेम टर्मिनोलॉजी कंसिडर कर सकते हैं, आपकी बोर्ड की बुक में उन्हें अलग कंसिडर किया गया है। अलग इसलिए कंसिडर किया गया है, वो क्लेडोफिल के केस में व्हाट दे कंसिडर्ड, कि क्लेडोफिल्स वो होते हैं जो फ्लैट स्टेम के ऊपर छोटे छोटे लीव्स बने होते हैं, दे आर क्लेडोफिल्स। दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम रखा गया है। तो मे बी वो जो एकदम मार्जिनल सा डिफरेंस है, उन्होंने उसके पॉइंट पे भी उसको उन मॉडिफिकेशंस को डिफरेंट रखा है। सो दिस इज द ओनली टर्मिनोलॉजी बेस्ड डिफरेंसेस है, बाकी सब कुछ आपका सेम है इन बोथ बोर्ड एंड एनसीईआरटी। जो डिफरेंस है बस मैं वो हाईलाइट कर पा रही हूँ, कि जिसको मैंने आपको कहा कि कॉमन टर्मिनोलॉजी है, वो इस केस में उन्होंने इसे डिफरेंट कंसिडर किया है, बेस्ड ऑन मे बी स्टेम मॉडिफिकेशन। स्टेम में कहाँ पे जैसे नोड का अरेंजमेंट अलग अलग होता है, वैसे ही उसके बेसिस पे उन्होंने डिफरेंस रखा है। दैट इज द ओनली हाईलाइटिंग पॉइंट। यू कैन नोट डाउन इट, आप लोग लिख लोगे तो फ्यूचर में आपको याद रहेगा, कि बोर्ड का जब पढ़ो तो आपको याद आ जाए कि हम एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स वहां पे फिर आप ना ले पाओ। ओके, एक क्वेश्चन है, प्रशंसा ने पूछा, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इतना समझ में आ गया सबको? ये मॉडिफिकेशन क्लियर हुआ? आई आस्क सम मोर क्वेश्चंस, अगर ऐसा हुआ कि वी विल रन आउट ऑफ क्वेश्चन इन केस, तो मैं कुछ क्वेश्चंस और पूछूंगी, ताकि ये सब में और भी अगर कोई डाउट्स होंगे मे बी इन सम अदर काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस, तो वो धीरे धीरे क्लियर होंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट। मुझे आई थिंक प्रशंसा, राइट, प्रशंसा आपने पूछा है अबाउट मीजोग्लिया एंड मीजोडर्म के बीच में डिफरेंस। ओके, प्रशंसा का ये डाउट है, बट एनीवन एल्स अदर देन प्रशंसा जिसे इसका डिफरेंस पता हो, मीजोग्लिया किसे बोलते हैं और मीजोडर्म किसे बोलते हैं? मैम Yes. मैम बेसिकली अगर हम बेसिक कंसिडर करें तो दो डिफरेंसिंग पॉइंट्स बोल सकते हैं। एक ये है कि फर्स्ट पॉइंट कि मीजोग्लिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है ना उसके बीच में, मतलब मीजोडर्म के जगह पे वो प्रेजेंट होता ओके, है। बिटवीन और मीजोडर्म टेक्टोइड एंड, ट्रिप्लोब्लास्टिक में दिखाई। ओके, पहला ये डिप्लोब्लास्टिक में है। ओके, और वो वाला ट्रिप्लोब्लास्टिक में। ओके, एंड मैम सेकंड डिफरेंशियिंग पॉइंट ये होता है कि मीजोग्लिया जो है वो नॉन सेल्यूलर लेयर होता है और मीजोडर्म सेल्यूलर होता है। ओके, उसको ए सेल्यूलर भी बोल सकते हैं मीजोग्लिया।
ओके, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। मीजोग्लिया क्या है? एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल लेयर के बीच में एक जिलेटिनस लेयर, जिलेटिनस सब्सटेंस होते हैं। दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, सेमी फ्लूइड, प्लाज्मा लाइक फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। तो उनके बीच में ये जो है दे ओनली एक्ट एज सपोर्टिंग एलिमेंट्स, एज अ सपोर्टिंग एजेंट ही वो काम करते हैं। और दे आर प्रेजेंट बिटवीन वेरेवर, जहां भी एक्टो और एंडो के बीच में गैप होगा, कोई कैविटी आएगी या कुछ होगा, उस चीज को असेलुलर मैट्रिक्स या मास से अगर फिल करना होगा, दैट विल बी मीसोग्लिया। बट मीजोडर्म जो है, this is the proper germinal layer, प्रॉपर जर्म लेयर या जर्मिनल लेयर आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इससे इन फ्यूचर ऑर्गन्स ओरिजिन होंगे, ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज भी बोल सकते हो, जो प्रॉपरली फंक्शनल होंगे, कंप्लीटली फंक्शनल, जो मिजोग्लिया नहीं करेगा इन फ्यूचर। इसीलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक डिफरेंस रखा गया है। क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक क्यों बोल रहे हैं? इवन दो यहाँ पे एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में एक लेयर है, बट वो लेयर फ्यूचर में कोई और बॉडी पार्ट या उस ऑर्गेनिज्म का कोई फंक्शनल यूनिट डेवलप नहीं कर रहा है। जबकि मीजोडर्म जो है वो प्रॉपर फंक्शनल टिश्यूज भी डेवलप करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन के जो आपने टिश्यूज पढ़े, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अंडरस्टूड प्रशंसा? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्वराली का है। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस। ओके, गुड, अच्छा क्वेश्चन है। बट एज यूजुअल पहले बच्चे बताएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी। Okay, anyone would like to explain hypogynous condition? हाइपोगाइनस का दूसरा नाम? इसमें एक और चीज बोलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली चीज, ये जो पूरा का पूरा कंडीशन है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द वॉल्स प्लस देयर ओरिजिन। हाँ, तो अब इसमें क्या हो रहा है? अदर देन ओवरी, जो ओवरी है या कह लो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके अलावा जितने भी वॉल्स हैं, कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम, ये जो तीन वर्ल्स हैं, इनका विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पे ये तीनों टर्मिनोलॉजीज दिए हुए। सो अब अगर ओवरी सुपीरियर होगा, सुपीरियर यानी उसका पोजीशन जो है, उसका ओरिजिन जो है वो सुपीरियर है एज कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं हाइपोगाइनस। देन सिमिलरली एपिगाइनस की केस में क्या बोलोगे? ऑपोजिट, सॉरी, यस, ऑपोजिट हो गया कंप्लीटली। ओवर इंफीरियर हो गई। ओके, एंड व्हाट इन पेरीगाइनस? मैम ओवरी बीच में। ओके, यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और जो मार्जिन होता है, उस मार्जिन पे सारे वर्ल्स डेवलप्ड होते हैं और उस कप के अंदर ओवरी प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करूं कि एग्जैक्टली इनका क्या क्या फॉर्म है, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ वन डायग्राम। तो अगर हाइपोगाइनस कंडीशन है, सो दिस इज ओवरी पार्ट एंड उससे अटैच्ड थैलेमस एंड आगे पीटियोल, देन बाकी रीजन्स जो होंगे इस ओरिजिन पॉइंट से नीचे होंगे। सपोज दिस इज कैलिक्स, मे बी दिस वन इज कोरोला, और बाद में एंड्रोशियम।
तो इनका जो ओरिजिन हुआ दैट इज लोअर देन एज कंपेयर टू द ओवरी, दैट्स व्हाई हाइपोगाइनस कंडीशन। सिमिलरली एपिगाइनस कंडीशन का अगर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें, सपोज दिस इज ओवरी, तो अब क्या होगा, ये थैलेमस का इस तरीके से मॉडिफिकेशन है कि वो कप लाइक फॉर्मेशन कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। अभी नो सॉरी, आई ड्रू द रॉन्ग डायग्राम, नॉट कप लाइक, वो कंप्लीटली उसे कवर करने की कोशिश करेगा। एंड देन ये ओरिजिन पॉइंट होंगे जहां पे दूसरी चीजें मे बी सेपल्स, पेटल्स एंड एंड्रोशियम जो होगा वो फॉर्म होगा, दैट इज एपिगाइनस। एंड देन कम्स पेरिगाइनस। पेरिगाइनस में कप लाइक डायग्राम या कप लाइक थैलेमस, एंड उसके बाद ओवरी प्रेजेंट है सेंटर में, वो कंप्लीटली कवर्ड नहीं है, एंड उसके आसपास जो होगा देन देयर विल बी द ओरिजिन। जो ये पेरीफेरी है, इस पेरीफेरी पे बाकी सारे पार्ट्स जो होंगे उनका ओरिजिन होगा। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बेस्ड ऑन द फ्लोरल अरेंजमेंट, जो वर्ल्स का अरेंजमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, कि वो कौन किसी से सुपीरियर है या नहीं है, उस चीज को बोलते हैं हाइपोगाइनस, एपी एंड पेरी, दैट इज द अरेंजमेंट। ओके, एक क्वेश्चन आप सबके लिए, अगर हाइपोगाइनस में ओवरी सुपीरियर है, एपिगाइनस में इंफीरियर है, तो पेरिगाइनस में क्या है? हाफ इंफीरियर। ओके, तो हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर दोनों ही इंफीरियर बोल या हाफ सकते हैं। सुपीरियर, यस मैम। सो हाफ इंफीरियर या सेमी इंफीरियर और सुपीरियर, दैट इज द वर्ड जो हम यूज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी। ओके, ध्रुव आपने पूछा है हाउ मच मॉडिफिकेशंस डू वी हैव टू लर्न। ओके, दिस इज द क्वेश्चन जिसका आंसर कोई भी स्पेसिफिकली आपको नहीं दे पाएगा। आई एम नॉट श्योर हाउ मच यू हैव टू लर्न, बट डेफिनेटली जितना पढ़ाया है उतना तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाया मतलब आपका एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत लेटर फेज में मैंने भी आपको प्रैक्टिस करवाई है रीडिंग की पहले, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में देखो बच्चे रीडिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऑफलाइन में इंटरेक्शन होता है उस तरीके से, तो हम कुछ चीजें खुद से पढ़ते हैं, कुछ मैं आपको जबरदस्ती भी पढ़ाऊंगी तो आपको नोटिस होगा बहुत सारी बातें। तो एक चीज, मॉडिफिकेशन के चैप्टर में एटलीस्ट एनसीईआरटी तो कंप्लीट कर लो, आप उससे प्रॉपरली पढ़ लो, पढ़ के एटलीस्ट एनसीईआरटी के टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन एंड एग्जांपल्स इतना पढ़ो कि एनसीईआरटी तो याद रहे। बट क्योंकि एनसीईआरटी के जो टॉपिक एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जब स्विच होते हैं या फ्लो होता है किसी भी चैप्टर का, उसमें बहुत ही डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ फ्लो रहता है। जो स्टोरी टेलिंग है वो इस तरीके से नहीं होती है। ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग में ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, बीच में इजी है, फिर से ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट। वो फ्लो कैसे हुआ, लाइक रूट टू स्टेम मॉडिफिकेशन में कब किस टाइम पे कन्वर्ट हो गया, ये चीज प्रॉपरली नहीं बताई गई, प्लस टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन भी इलेबोरेट नहीं किए गए। तो उस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। एक्स्ट्रा में भी मैंने आपके मॉड्यूल के बहुत सारे पोर्शंस कट करवाए हैं, आपको ये भी कहा था ये चैप्टर पढ़ाने के टाइम भी बहुत सारी अनवांटेड चीजें भी हैं, बस कुछ मॉड्यूल से एक्सट्रैक्टेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी थी क्लास के टाइम पे। रिकॉर्डिंग्स है, जिसको ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से रिकॉर्डिंग्स देखने की जरूरत है तो रिकॉर्डिंग जरूर देख लें। तो इनसे क्या होगा, आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, और उसमें से आप थोड़ा सा पोर्शन निकालना होगा विच विल बी ऑफ एनसीईआरटी ओनली। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। दिक्कत ये है मॉडिफिकेशन, एनाटॉमी तो इजी हो जाती है एक टाइम के बाद, मॉडिफिकेशन थोड़ा टफ जाता है। प्योरली एग्जाम्पल, किसी का नाम लेकर मॉडिफिकेशंस का अंडरस्टैंडिंग आपको करवाने की कोशिश करेंगे, तो उस चीज के हिसाब से आपका बेसिकली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तो उतना तो पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो प्रॉपर वर्ड या लिमिट की कितना इतना ही पोर्शन पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजी। ओके मैम। ओके, आर्या के कुछ क्वेश्चन हैं, अपनी सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following exemplifies emergence? Okay,
चलो लेट्स टेक योर क्वेश्चन वन बाय वन. फर्स्ट आपने पूछा है रूट हेयर के बारे में. ओके आर्या, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू. जो क्वेश्चन है उसका मीनिंग आपको समझ में आया? व्हाट दे आर आस्किंग. क्वेश्चन है, सबके लिए बोल देती हूँ. थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ. पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग exemplifies emergencies. Okay, Arya do not know, didn't understood the question. बाकी बच्चे, anyone, मैंने पूरा का पूरा as it is question ही आपके सामने लिखा है. Anyone would like to explain me anything? मतलब क्वेश्चन के रिगार्डिंग. राइट राइट, मीन्स पहले क्वेश्चन आपको समझ में आया? ABCD छोड़ दो, आपको क्वेश्चन समझ में आया? मैम वो शायद ऐसा बोल रहा है कि प्लांट से जो कुछ चीज निकल के नहीं आ रही है, समथिंग लाइक एपिडर्मल टिश्यू की जब हम बात करते हैं, जैसे रूट हेयर्स हैं. ओके. या फिर जो नाइक्रोम्स होते हैं, जो मतलब जो हेयर्स होते हैं अलग से ट्रांसपिरेशन अवॉइड करने के लिए, तो वैसी चीजें एमर्जिंग होंगी कि वो एपिडर्मिस से सीधा निकल के टू द आउटसाइड जा रहा है. ओके ओके ओके. तो फिर कुछ ऐसा कि जो स्ट्रक्चर बाहर नहीं जा रहा है ओके एपिडर्मिस से, वो उसके ओके. चलो ले लेते हैं, ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. दिस इज अ डिफिकल्ट वन. इट इज ये आपके जितना आपको पढ़ाया है उस पढ़ाने, सिर्फ उतना पढ़ने से तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर. पहली चीज, क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्पलीफाइज इमर्जेंसी. एग्जेम्पलीफाई का मीनिंग है इज एन एग्जाम्पल, विच इज एन एग्जाम्पल या कोई सिनेरियो या सिचुएशन, उसको बोलते हैं एग्जेम्पलीफाई. प्लस इमर्जेंस. इमर्जेंस मतलब कोई चीज जब एग्जिस्टेंस में आती है, बाहर निकलती है या आप नोटिस करते हो, विजिबल होती है, उस चीज को बोलते हैं इमर्जेंस. तो इनमें से कौन सा प्रॉपर इमर्जेंस यानी आउटग्रोथ कह लो या फिर ड्यूरिंग प्लांट डेवलपमेंट वो निकल के आता है बाहर, प्रोमिनेंटली बाहर आता है, ऐसा इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? क्या रूट हेयर प्रोमिनेंटली बाहर आता है? क्या स्टिग्मैटिक पैपिले आता है? डज एनीवन नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टिग्मैटिक पैपिले समझते हो, कभी सुना है? नो नो मैम. ओके. आई थिंक सो कि वो पार्ट होगा कि जब पॉलिनेशन होता है, तो जब पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे बैठता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए वहां पे हो सकता है. करेक्ट करेक्ट. सो बेसिकली क्या होता है, मोस्टली जो स्टिग्मा का पोर्शन है, स्टिग्मा पे वो स्टिकी रीजन्स रखने के लिए, ताकि पोलन ग्रेन्स को प्रॉपरली बाइंड कर पाए. देयर इज पैपिले. हमारे टंग पे पैपिलेस है ना. टंग पे क्यों है पैपिलेस? कि व्हाटएवर यू आर ईटिंग, उस मॉलिक्यूल को प्रॉपरली एब्जॉर्ब करना है और उसके साथ रिएक्ट करना है, तभी तो टेस्ट पता चलता है आपको. वो क्या हो रहा है एट द एंड, उनके साथ उस प्रॉपर रीजन पे वो जो बम्प्स होते हैं उस पे क्या हो रहा है, वहां पे स्पेसिफिकली रिएक्शंस हो रहे हैं, एंड वही रिएक्शंस एग्जैक्टली स्टिग्मा पे भी होते हैं. सो दैट इज स्टिग्मैटिक पैपिले. प्रिकल्स ऑफ रोजा इंडिका. प्रिकल्स का मीनिंग? थॉर्न्स ना. ओके. एनीवन एल्स? ओके, करेक्ट. प्रिकल्स मीन्स जो प्रॉपरली जो फूल के कांटे हैं, दैट इज रोज में जो कांटे होंगे, दैट इज द प्रिकल्स. यस मैम, रोज. देन फ्रूट्स के ऊपर जो उनकी स्किन है उस पे ऑयल ग्लैंड्स. तो ये तो फोर्थ वाला ऑप्शन, तो सिनेरियो जो दिया हुआ है वो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं. तो अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से अब कौन सा जो है वो प्रॉपरली
एग्जाम्पल है जो बाद में आफ्टर डेवलपमेंट किसी भी प्लांट या उस ऑर्गन के डेवलपमेंट के बाद इमर्ज होता है, मींस उसका आउटग्रोथ होता है बाहर की तरफ। रूट हेयर ही होगा। ओके, रूट हेयर। और बाकी बच्चे? Okay, so the correct answer as per me, बिकॉज ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये लेवल 3 का क्वेश्चन चला जाता है, बच्चे बहुत एंड में इसे प्रैक्टिस करते हैं। द आंसर इज प्रिकल्स। प्रिकल्स अब क्यों है ये मैं बताती हूँ। जो रूट हेयर है, रूट हेयर के केस में क्या होता है, यूनिसेलुलर जो भी पोर्शन है वही सेल्स आगे इलोंगेट होते हैं ना, उनका साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया, हर चीज इलोंगेट होती है और वो रूट हेयर बनाता है। प्रिकल्स जो होते हैं ये आउटग्रोथ है। जो पैपिला है ये भी सुपरफिशियल लेयर का जो एपिथेलियल लेयर होगा इन केस ऑफ प्लांट, तो उस लेयर का मॉडिफिकेशन होगा। जो प्रिकल्स है, अभी प्रिकल्स क्या है, ये आउटग्रोथ जो होते हैं शार्प जो स्ट्रक्चर्स है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, ये इनर टिश्यू से भी थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। तो यही वो पोर्शन है जो इनर टिश्यू लेकर बाहर की तरफ आउटग्रो करता है, तो उस चीज को आप प्रिकल बोल पा रहे हो। दैट्स वाई इसको इमर्जेंस का एग्जाम्पल दे रहे हैं। इमर्जेंस का मीनिंग अब यहाँ पे ये हुआ, जो एंडोडर्मल लेयर, इनर लेयर, उसको भी बाहर की तरफ एंडोजीनसली जो डेवलप हो रहा है, दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज इमर्जेंस ओवर हियर। यहाँ पे मॉर्फोलॉजी की टर्मिनोलॉजी। हम तो इसमें एक एग्जांपल नोड भी हो सकता है। नोड अगर बाहर की तरफ, मींस नोड प्रॉपरली डेवलप हो रहा है, उससे कोई चीज बन रही है, तो उस चीज को बोल सकते हो आप, उसको कंसिडर कर सकते हो। मींस अगर कुछ बन रहा है तो, बट यू ऑल्सो नो, जैसे जो मिनरल न्यूट्रिशन वाला नोड है, इसमें बैक्टीरिया वो ओके ओके, अगर नोड फॉर्मेशन में बैक्टीरिया, हाँ, अब वहां पे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया तो उनकी कॉलोनीज बन रही है और उसके अराउंड एज कन्वीनियंस प्लांट अपने टिश्यूज डेवलप करवा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज बिग। वो ऐसा प्रॉपर आउटग्रोथ नहीं है, वो स्वोलन स्ट्रक्चर है। स्वोलन और आउटग्रोथ में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। आउटग्रोथ मतलब पूरा प्लेन एरिया है, उसमें एक स्पेसिफिक ऐसा रीजन है जो बाहर की तरफ दिख रहा है। इट इज कॉमन, आप समझ जाओगे ये देखकर कि ये पूरे प्लेन एरिया में सिर्फ एक ही रीजन ऐसा है, पॉइंटी रीजन, विच इज ग्रोइंग आउट। तो अगर उस नोड से कोई चीज डेवलप हो रही है जो प्रॉपरली बाहर की तरफ डेवलप हो रहा है, तो उस चीज को हम बोलेंगे इमर्जेंस इन केस ऑफ प्लांट्स। ओके, आर्या, आपको समझ में आया क्वेश्चन? यस मैम। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आई विल डू वन थिंग, टिल देन बाकी बच्चे स्टार्ट ज्वाइनिंग द अदर लिंक, तो मैं आपको बेटर वे में समझा पाऊंगी। फिर अननेसेसरी टाइम आउट होगा तो इन बिटवीन वो इंटरप्ट हो जाएगा।